गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन गॉस थ्योरम एंड द प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम स्टेटमेंट एंड प्रूफ आज इसको स्टडी करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में अपन ने जो पढ़े थे तो उसमें एरिया वेक्टर पढ़ा था, सॉलिड एंगल पढ़ा था और क्या था उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ये पढ़ा था और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पढ़ा था उसको अपन आज उसके लिए एक स्टेटमेंट है गाउस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था तो उसको अपन पढ़ने वाले हैं। गॉसेस थ्योरम स्टेटमेंट क्या है तो उसको स्टेटमेंट समझने से पहले एक बार अपन इसको थोड़ा सा देखेंगे। अपने पढ़ा रखा था कि कोई फ्लक्स जो होता है तो फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर होता है, इसको अपन कहते हैं ई ए कॉस थीटा। तो जो फाई की वैल्यू है तीन क्वांटिटी हैं जिनके ऊपर डिपेंड करती है। एक तो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, दूसरा है एरिया वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट और तीसरा था कॉस एंगल बिटवीन ई एंड ए। तो या तो कहीं हमको ई की वैल्यू नहीं पता है या ए नहीं पता और एंगल नहीं पता है तो ये थोड़ा सा टोटल जो फंक्शन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसको आसान करने के लिए गाउस ने एक स्टेटमेंट दिया था, तो उस स्टेटमेंट की हेल्प से, उस थ्योरम की हेल्प से हम किसी भी शेप का कोई भी बॉडी है, चाहे वो रेगुलर है चाहे वो इरेगुलर, किसी भी शेप में है, उस बॉडी के लिए नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू अपन कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं उसका स्टेटमेंट समझेंगे पहले। तो स्टेटमेंट क्या है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रॉम एनी क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द नेट फ्लक्स इन क्लोज द सरफेस। तो किसी भी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स पास होता है उसकी जो वैल्यू होती है किसके बराबर होती है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होती है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होती है किसके, नेट फ्लक्स इनक्लोज द सरफेस। उस सरफेस में जितना भी फ्लक्स है इनक्लोज है जो है उसकी नेट वैल्यू के बराबर। नेट का मतलब यहाँ पर जो बात है उसका एलजेब्रिक सम है। कौन सा सम है, एलजेब्रिक, मतलब चार्ज जो भी हैं उसको हम एलजेब्रिक फॉर्म में ऐड करेंगे। एलजेब्रिक फॉर्म का मतलब है साइन के साथ ऐड करेंगे, पॉजिटिव है तो जोड़ेंगे, नेगेटिव नेगेटिव तो भी जोड़ेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव है तो उनको हम घटाएंगे। तो नेट फ्लक्स पासिंग फ्रॉम एनी क्लोज सरफेस is equal to 1 upon epsilon naught times of the net charge enclosed the surface। उस सरफेस में जितना भी चार्ज है उसका नेट वैल्यू निकालनी है। नेट का मतलब सिग्मा करना है, किसका, क्यू का, सिग्मा। उसका कितना होता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। क्या चीज़ होती है, फ्लक्स की वैल्यू। इट मीन्स फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम। फ्लक्स है तो यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। तो ये एक थ्योरम है जो बहुत इजी कर देती है किसी भी सरफेस से फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। वहाँ पर फ्लक्स निकालने के लिए अपने को तीन चीज़ें चाहिए, ई चाहिए, ए चाहिए और एंगल बिटवीन ई एंड ए चाहिए। तो कुछ केसेस में एंगल निकालना आसान होता है और अधिकांश केसेस में एंगल थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आसान नहीं रहता कि हम एंगल कैसे निकालें, उसको कैसे कैलकुलेट करें। तो उसको आसान बनाने का तरीका क्या था, तो गॉस ने एक स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट के हिसाब से हम फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, एक तो चार्ज चाहिए उस सरफेस के अंदर कितना है उसकी नेट वैल्यू चाहिए, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, उसको हमको क्या काम करना है, अलजेब्रिक सम करना है। उस टोटल चार्ज में केवल और केवल एप्सिलॉन नॉट का डिवीजन करना है। उसकी हेल्प से हम उस सरफेस से कितना फ्लक्स पास होता है उस फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो थ्योरम है ये उसका स्टेटमेंट है। जितनी भी थ्योरम्स होती हैं उनका स्टेटमेंट के साथ साथ प्रूफ भी होता है। हम केवल किसी स्टेटमेंट को नहीं मान लेते कि फाइनल स्टेटमेंट है। मैथमेटिकली अगर उस स्टेटमेंट को अपन प्रूव कर सकते हैं देन वी कैन से कि द थ्योरम इज़ करेक्ट। अदरवाइज आपको नहीं पता अपने लोगों को कि वो थ्योरम करेक्ट है या फॉल्स है, गलत है, तो उसके लिए अपन उसका क्या करने वाले हैं, प्रूव करने वाले हैं। तो प्रूव करेंगे हम इसका स्टेटमेंट का प्रूफ। अब प्रूफ भी अपन यहाँ पर दो तरीके से करने वाले हैं। दो तरीके से में जो पहला तरीका है वो आपकी बुक का सीधा सीधा जो दिया है स्टेटमेंट एंड प्रूफ वो मेथड है, तो वो किसी रेगुलर सरफेस के लिए, रेगुलर बॉडीज़ के लिए। दूसरा जो है अपन करने वाले इरेगुलर बॉडीज़ के लिए, वो आपका एक क्वेश्चन बन जाता है
डेरिवेशन के फॉर्म में तो नहीं है कि उसका प्रूव है, प्रूव तो पूछा जाएगा तो आप जो पहला मेथड है उसी से प्रूव करेंगे। सेकंड जो मेथड है वो एक क्वेश्चन बन जाता है कि प्रूव गॉस थ्योरम विद द हेल्प ऑफ कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ की हेल्प से उसको प्रूव करना है, वो दूसरा मेथड है। तो यहाँ पर अपन जो पढ़ने वाले हैं पहला मेथड जो है तो किसके लिए करने वाले हैं, फॉर रेगुलर बॉडीज। रेगुलर बॉडीज का मतलब ऐसी बॉडी जिसकी शेप को हम देखकर आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये है क्या। फॉर एग्जांपल स्क्वायर है, स्फीयर है, सिलेंडर है, कोन है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, जिसको हम देख के पहचान लेते हैं ये शेप है, तो वो कहलाती है रेगुलर बॉडीज। और जिसको हम देखकर नहीं आइडेंटिफाई कर पाए, जिसको देखकर आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, ये क्या है आपको नहीं पता। नहीं, कई लोग बच्चे होशियार उनको पता है, वो कहेंगे नहीं दिस इज अमीबा, तो ये अमीबा नहीं है, ये कोई भी इरेगुलर बॉडीज़ है। तो रेगुलर बॉडीज़ के लिए अपन पहले प्रूव करने वाले हैं। तो रेगुलर बॉडीज़ में हमने लिया एक स्फीयर, अपन एज्यूम करते हैं एक स्फीयर अपन ने एज्यूम किया कि एक स्फीयर है जिसका सेंटर O है और इसकी रेडियस R है। इस स्फीयर के सेंटर पे कोई चार्ज प्लेस है +Q। वी हैव टू कैलकुलेट नेट फ्लक्स पासिंग फ्रॉम द होल स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस है उससे नेट फ्लक्स कितना होगा वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं, तो आसान सा तरीका है, पहले कोई छोटा सा एलिमेंट इसके सरफेस पे लेंगे, उस एलिमेंट से फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास टोटल जो सरफेस है उससे फ्लक्स हो जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर जो सरफेस है यहाँ पर एक पॉइंट P एज्यूम करते हैं। ये छोटा सा पोर्शन इसके ऊपर अपन लेते हैं, उसको हमने मान लिया उसका एरिया DA है, स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया, तो DA। अब यहाँ से ये चार्ज की वजह से P पॉइंट तक की जो डिस्टेंस R है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +Q एट कहाँ पर निकालना है, पॉइंट P क्या होता है, तो E = KQ/R², KQ/R², KQ/R² है ये, तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन कैसी होती है, तो वी नो दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस R। तो R कैप लगाते हैं। फॉर पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड्स और फॉर नेगेटिव चार्ज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्ड्स। प्लस के लिए बाहर की तरफ होती है, माइनस के लिए अंदर की तरफ होती है। ये पॉजिटिव है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड्स होगी, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इज दैट क्लियर। तो क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R², डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स फॉर पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए P पॉइंट पर आउटवर्ड्स होगी। दूसरी बात, यहाँ पर जो हमने एलिमेंट लिया है एरिया एलिमेंट, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो DA कंसिडर किया है। तो ये पूरा जो स्फीयर है उस स्फीयर में से हमने एक छोटा सा पोर्शन काट लिया, ये पोर्शन काट लिया है, एक पोर्शन एज्यूम करते हैं। उसके लिए जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वो कैसी होती है, अपन एरिया वेक्टर में पढ़ चुके हैं, तो डायरेक्शन ऑफ एरिया ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो जो सरफेस है उसका कैसा होगा, परपेंडिकुलर। तो सरफेस तो ये रहा, इस सरफेस के ये परपेंडिकुलर, मतलब इसमें जो टेंजेंट लेंगे उसके परपेंडिकुलर, तो दिस इज DA वेक्टर। इट मीन्स E वेक्टर एंड DA वेक्टर बोथ आर कोलिनियर। एक ही डायरेक्शन में एंगल 0 हो गया तो कोलिनियर हो गए। अब इसकी हेल्प से अपन को क्या निकालना है, यहाँ पर निकालना है फ्लक्स, कहाँ पर, पॉइंट P पर। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पॉइंट P, तो क्या होता है, छोटा सा एलिमेंट है तो छोटा सा फ्लक्स मान लिया, तो फाई का एक एलिमेंट ले लिया D फाई, तो D फाई इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, E वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, एरिया है DA, तो E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, EDA cos थीटा। हियर थीटा इज 0 बिकॉज E वेक्टर एंड DA वेक्टर बोथ आर कोलिनियर, तो एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। द वैल्यू ऑफ cos 0, क्या वैल्यू होती है cos 0 की, तो EDA cos 0 की वैल्यू होती है +1, तो ये रिजल्ट हो जाएगा EDA। इज दैट क्लियर। cos 0 की वैल्यू हमने लगा दी 1, +1 0 की होती है 180 की -1 होती है, यहाँ +1 आ गई, तो टोटल फंक्शन पॉजिटिव हो जाएगा।
ई की वैल्यू पुट कर दो तो डी फाई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी। ठीक है, एक काम और कर सकते हैं, अपने को के की वैल्यू यहाँ पर लगानी है। मैथमेटिकल वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, लेकिन इसकी जो फॉर्मूला वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ध्यान करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के की वैल्यू होगी क्यू बाई आर स्क्वायर डी। यहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसलिए हमने इसके ऊपर वैल्यू पुट की। तो ये हमने फ्लक्स निकाल लिया ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज, कहाँ पर, एट पॉइंट पी दैट इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल, ऑन द स्फेयर, स्फेयर के सरफेस पर पॉइंट पी प्लेस है, वहाँ पर कितना फ्लक्स गुजरेगा केवल और केवल चार्ज की वजह से इतने छोटे से एरिया से आपने कैलकुलेट कर लिया। ऐसा ही हर एक जगह से निकलेगा, क्यों निकलेगा, क्योंकि चार्ज क्यू कांस्टेंट है और डिस्टेंस जो है वो रेडियस के बराबर होगी। ऐसे ही सभी जगह होगा, तो किसी एक का हमने वैल्यू निकाली, सभी का निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन। तो नाउ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द सरफेस, सरफेस से नेट फ्लक्स कितना जाएगा, तो फाई इज इक्वल टू, क्या काम करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे अपन, तो इंटीग्रेशन क्या होता है, तो फाई इज इक्वल टू ये डी फाई, इसका इंटीग्रेशन नॉर्मल इंटीग्रेशन है। लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेशन में थोड़ा सा इसकी जो आइडेंटिटी है थोड़ा सा चेंज है। वो क्या है कि जब भी कोई सरफेस क्लोज होता है उसके लिए जो इंटीग्रेशन लगाते हैं, नॉर्मल इंटीग्रेशन है, सीधा सा सिंपल है। सरफेस क्लोज है, पूरी तरफ से चारों तरफ से बंद है, तो उसको अपन प्रूव करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल यूज़ करते हैं, यानी जो इंटीग्रेशन का साइन है उसके ऊपर सर्किल लगा देते हैं। इसको बोलते हैं हम क्लोज्ड इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन किसका है, सरफेस का, क्लोज सरफेस का, तो क्लोज इंटीग्रेशन। केवल आइडेंटिटी है, बाकी कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं है, फॉर्मूला वैसा का वैसी है। तो फाई इज इक्वल टू वैल्यू पुट की, तो के की जगह पर लगा दिया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी। ठीक है, इंटीग्रेशन में हम जानते हैं इंटीग्रेशन किसका होता है, तो उन्हीं टर्म्स का होता है जिनके साथ डी लगा है। क्या लगा हुआ है, डी लगा हुआ है, और डी किसके साथ लगा है, ए के साथ। इसको छोड़कर बाकी सारी चीज़ कांस्टेंट, ना तो ये ए है, ना ए है, ना ए है, तो ए कुछ भी नहीं है, तो इसलिए बाकी सारी चीज़ कांस्टेंट है, बाहर कर दो। तो क्या बाहर चला जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर गया और क्यू बाई आर स्क्वायर बाहर गया। इंटीग्रेशन किसका बचा, डी ए का। हियर इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, इसका छोटे सा एलिमेंट है एरिया का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो टोटल एरिया हो गया, तो टोटल सरफेस एरिया किसका, हमने शेप क्या ली है, शेप ली हमने स्फीयर, तो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल एरिया 4 पाई आर स्क्वायर जाएगा। नाउ वैल्यू पुट कर दो, तो फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखेंगे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, क्या बचा, ऊपर तो बचा क्यू, नीचे बचा एप्सिलॉन नॉट। तो फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये अपने को प्रूव करना है, क्या करना है, तो द नेट फ्लक्स पासिंग फ्रॉम एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज इन क्लोज द सरफेस। सरफेस के अंदर जितना चार्ज है उसका 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, और सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है, तो क्यू का 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स हो गया। तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो इस तरीके से हमने गॉस थ्योरम का ये डेरिवेशन किया, इसको प्रूव किया। ठीक है, तो किसी भी सरफेस के लिए तो देखेंगे एक बार क्या था, हमने एक क्या लिया है, एक स्फेरिकल सरफेस कंसीडर किया है, सेंटर ओ है, रेडियस आर है, इसके सेंटर ओ पर एक क्यू चार्ज प्लेस है, इसकी वजह से पूरे सरफेस से कितना फ्लक्स जाएगा वो अपने को कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम एक छोटे से एलिमेंट से फ्लक्स निकालते हैं। तो छोटा एलिमेंट पी पॉइंट पर लिया जिसका एरिया एलिमेंट डी ए है, तो डी ए वेक्टर हो गया, परपेंडिकुलर हो गया किसके, सरफेस के।
यहाँ पर ई चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगी। डायरेक्शन आर के अलॉन्ग आउटवर्ड्स होती है तो आउटवर्ड्स होगी। तो इसका मतलब ई वेक्टर और डी वेक्टर कोलिनियर हो गए, उसकी वजह से हम फ्लक्स निकालेंगे। तो ई डी ए कॉस जीरो, एंगल जीरो की वैल्यू 1, तो क्या बचा ई डी ए। ई की वैल्यू पुट कर दी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी ए, के की वैल्यू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी ए। तो छोटे से एलिमेंट से कितना फ्लक्स जाएगा वो हमने निकाल लिया। टोटल सरफेस से कितना जाएगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन। तो नेट फ्लक्स निकालने के लिए हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन कर दिया तो इंटीग्रेशन में केवल ये सिंबल का अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। केवल क्लोज सरफेस के लिए हम ये इंटीग्रेशन सिंबल यूज करने वाले हैं, क्लोज सरफेस में जब भी करेंगे। तो ये इंटीग्रेशन डी फाई 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी ए, 1 कांस्टेंट, 4πε0 कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट और आर स्क्वायर कांस्टेंट, सब बाहर चले गए। बचा क्या, इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ किसका, डी ए का। डी ए क्या है, डी ए एक छोटा सा एलिमेंट है इसके सरफेस का। इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल एलिमेंट, टोटल सरफेस हो गया। तो टोटल सरफेस किसका हो गया, इस स्फीयर का। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 4πr², वैल्यू पुट कर दी तो 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4πr²। 4π से 4π गया, एप्सल आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, बचा क्या ऊपर 1 इंटू क्यू, तो क्यू बचा, नीचे एप्सिलॉन नॉट बचा। तो दिस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से अपन इसको प्रूव कर सकते हैं। तो रेगुलर बॉडी अगर कोई है उसके लिए इसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आ जाती है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ पर चार्ज 2q होता है तो 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 5q होता है तो 5q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जितना भी चार्ज है सारे के सारे चार्ज का सम हो गया। ठीक है, अब दूसरा करने वाले हैं अपन, नेक्स्ट करेंगे इसका फॉर इर्रेगुलर बॉडीज। देखेंगे दूसरा आपने को स्टडी करना है किसके लिए, फॉर इर्रेगुलर बॉडीज। रेगुलर बॉडीज जिसको अपन देख के जान लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और रेगुलर बॉडीज होगी जिसको अपन बिना उसको देखे कर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए वो है क्या, तो उसको बोलते हैं इर्रेगुलर बॉडीज। ऐसी कोई भी एक इर्रेगुलर बॉडीज़ के बारे में अपन एज्यूम करते हैं कि एक इर्रेगुलर बॉडी है। इसके लिए अपने को प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ये रेगुलर बॉडीज़ के लिए तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन आ गया, इरेगुलर बॉडीज़ के लिए भी इतनी वैल्यू होगी या नहीं। तो ये कोई क्लोज सरफेस हमने ले लिया जिसमें हमने कोई पॉइंट ओ एज्यूम किया जिस पर चार्ज प्लस क्यू है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर हम एक पॉइंट पी एज्यूम करते हैं जिसकी डिस्टेंस आर है। तो इस डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट पी ले लिया, उस पर वही काम करना है। एलिमेंट है तो इसका एक एरिया हो गया, तो एरिया क्या होगा इसका, इसके सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये हो गया डी ए वेक्टर, अपन ने एज्यूम कर लिया। यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, अलोंग टू द लाइन होगी, जॉइनिंग लाइन, ये क्या होगी ई वेक्टर। लेट द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डी ए वेक्टर इज थीटा। तो यहाँ पर छोटे से पॉइंट पी अपन एज्यूम करते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स निकालेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ई वेक्टर, वेक्टर नहीं अपन डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो के क्यू और डिस्टेंस आर है तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। चाहे तो के की वैल्यू पुट करते हैं तो 1 अपॉन आर स्क्वायर है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये पी वेक्टर पी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अब पी पॉइंट पर फ्लक्स कितना होगा जो एरिया वेक्टर है, तो नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू डी ए, डी ए एलिमेंट है एरिया का, उससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, तो डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो ई डी ए एंगल थीटा है तो कॉस थीटा, ई की वैल्यू पुट कर दी तो डी फाई इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा बचा। इज दैट क्लियर। डी फाई इज इक्वल टू क्या बचेगा उसको एक बार देखते हैं अपन डायग्राम में। तो हमने ऐसा लेट किया कि ये पी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस आर है, बाकी अलग अलग जगह की डिस्टेंस इसकी अलग अलग होगी, अलग अलग डिस्टेंस, ये डिस्टेंस तो आर थी। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा जो शेप है सरफेस है, इसके
पी पॉइंट पर कोई ना कोई एंगल बनाएगा, उस एंगल को क्या बोलते हैं अपन, सॉलिड एंगल। लेट द सॉलिड एंगल इज डी ओमेगा। सॉलिड एंगल कितना है, डी ओमेगा। तो क्या होगी वैल्यू, ध्यान करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू का इसमें मल्टीप्लाई करते तो क्यू कर दिया, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बाकी जो बचा डी ए कॉस थीटा अपॉन में r², इसको सेपरेट कर दिया। क्यों सेपरेट कर दिया, तो वी नो दैट, ऊपर से लिखें, पूरा यूज अपन करने वाले हैं। तो वी नो दैट डी ए कॉस थीटा अपॉन r², इसकी वैल्यू क्या होती है, तो ये अपन ने पढ़ा है डी ओमेगा, सॉलिड एंगल के बराबर होती है, हाँ या ना। तो सॉलिड एंगल पढ़ा उसमें निकाला था अपन ने। तो नाउ क्या हो जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू हो जाएगी डी ओमेगा के बराबर। तो डी ए कॉस थीटा अपॉन r² की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, जो सॉलिड एंगल है डी ओमेगा उसके इक्वल। देन नेट फ्लक्स, टोटल जो क्लोज सरफेस है उससे फ्लक्स निकालेंगे, तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, क्लोज सरफेस है इसलिए इंटीग्रेशन क्लोज हो जाएगा। डी फाई की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। तो फाई इज इक्वल टू, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बाहर चला गया, इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, डी ओमेगा। ठीक है, वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा मतलब टोटल इंटीग्रेशन, और टोटल एंगल कितना होता है, 4 पाई। टोटल जो सर्कुलर एंगल होता है वो होता है 2 पाई, और जो सॉलिड एंगल होता है वो कितना होता है, 4 पाई। लिखा था आपको टोटल सॉलिड एंगल, ये हो गया। तो देन फाई इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ब्रैकेट में बचा 4 पाई, 4 पाई कैंसिल आउट, तो फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q/एप्सिलॉन नॉट। ये अपने को प्रूव करना था। तो चाहे बॉडी रेगुलर शेप में है चाहे इरेगुलर शेप में है, तो जो नेट फ्लक्स होता है वो कितना होता है कि टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज इंक्लूड द सरफेस। क्या काम किया, एक बार डायग्राम को दोबारा समझेंगे कि एक कोई इरेगुलर शेप में कोई बॉडी है हमारे पास, क्लोज बॉडी, उसमें O पॉइंट पर प्लस Q चार्ज है, इसकी R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P सरफेस पर अपन ने एज्यूम किया। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली, तो KQ/r² या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² आ गई। पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन आउटवर्ड्स होगी। ये हमने छोटा सा एरिया लिया, इस पर इसका एलिमेंट DA ले लिया, तो इसका जो वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर कैसा होता है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये DA डायरेक्शन होगी। तो DA वेक्टर और E वेक्टर किसी न किसी एंगल पर हैं, लेट द एंगल इज थीटा, हमने थीटा इसको एज्यूम कर लिया, तो फ्लक्स निकाल लिया इस पॉइंट पर। तो E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, तो E DA cos थीटा, E की वैल्यू लगा दी, और DA cos थीटा, DA cos थीटा और r² को सेपरेट कर लिया, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक तरफ कर दिए। ऐसा क्यों किया कि ये जो वैल्यू होती है DA cos थीटा अपॉन r², इस सरफेस से इस पॉइंट पर बनने वाले किसके बराबर होती है, सॉलिड एंगल के, तो ये सॉलिड एंगल डी ओमेगा हो गया। वैल्यू पुट कर दी, तो डी फाई की वैल्यू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा आ गई। ये छोटा सा हमने एलिमेंट P पॉइंट पर एज्यूम किया है, उससे निकलने वाला फ्लक्स निकाल लिया। टोटल बॉडी से कितना फ्लक्स पास होगा, उसके लिए हम क्या काम करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो नेट फ्लक्स इसके बराबर हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन। इसमें Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाहर चला गया, डी ओमेगा का इंटीग्रेशन इसका होता है टोटल सॉलिड एंगल, और टोटल सॉलिड एंगल कितना होता है 4 पाई, तो वैल्यू हमने पुट कर दी 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, क्या बचा Q/एप्सिलॉन नॉट। तो चाहे बॉडीज रेगुलर शेप में है चाहे इरेगुलर शेप में है, उसके लिए जो नेट फ्लक्स होता है उसकी वैल्यू टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है किसी भी टाइप की बॉडी के लिए। ये जो दूसरे टाइप का डेरिवेशन था फॉर इरेगुलर शेप बॉडीज़ के लिए, ये तो करके मैंने आपको कराया है, लेकिन बुक में जो आपका जो सिलेबस में आपका क्वेश्चन बनता है, तो क्वेश्चन है, वैसे तो नहीं है अलग से डेरिवेशन। तो अगर ये पूछा जाए स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम, तो स्टेटमेंट लिखना है और प्रूव करना है, जो पहला वाला किया वही प्रूव आपको करना है। सेकंड प्रूव आपको कब
करना है जब आपसे पूछा जाए स्पेशली। तो स्पेशली कैसे पूछा जाएगा, या तो ये पूछा जाएगा कि इसको इरेगुलर बॉडी के लिए प्रूव कीजिए। तो अभी तक तो क्वेश्चन नहीं बना, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो सकता है। लेकिन जो क्वेश्चन पॉसिबल है जो बुक में है, जो आपके सिलेबस में, वो ये है कि प्रूव गॉस थ्योरम फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ से इसको प्रूव करना है, तो उसके लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको करिए, लगातार काम रेगुलर वे में कीजिए। कई लोग हैं अभी वीडियो प्रॉपर वे में नहीं देख रहे हैं, तो इसको देखिए। किसी वीडियो पर तो व्यूज़ आ रहे हैं 500 से ज़्यादा, और कहाँ 100 भी नहीं पकड़ रहे। इस मतलब बच्चे आप देख नहीं रहे हो। जितने स्टूडेंट हैं उतने तो व्यूज़ आने चाहिए, इसलिए देखिए और पूरा वीडियो देखिए, आराम से देखिए। कोई दिक्कत आए, बात समझ में नहीं आई तो आप फ़ोन करके पूछिए, लेकिन टॉपिक कीजिए। ठीक है, थैंक यू।